तो इससे पहले हमने देखा फेरी पीरियड इंटरफेरोमीटर में उसका इंस्ट्रूमेंटल सेटअप देखा, और इससे क्या होता था कि किसके यूज में आता था, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर देखने में, और उसका मैंने पाथ डिफरेंस देखा। उस पाथ डिफरेंस में हमने ये देखा कि डार्क बैकग्राउंड पर कॉन्सेंट्रिक ब्राइट सर्कुलर रिंग्स मिल रहे थे, ठीक है ना। अब उसी का हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए देखिए आप लोग, तो यहाँ पे कई चीज होंगी। यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, जो टी और आर है, लेट कर लिया मैं टी आर बाय द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट था उसी का क्या फ्रैक्शन है, तो जिसे हम क्या करते हैं, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड वेव इंटेंसिटी कहते हैं। यानी टी और आर क्या है, हमारा ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड वेव इंटेंसिटी है, यानी इंसिडेंट लाइट का ये क्या है, फ्रैक्शन है। ओके, तो अब देखना, तो फ्रैक्शनल ये जो फ्रैक्शनल, द फ्रैक्शनल ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड विल बी, जो इंसिडेंट लाइट का जो फ्रैक्शनल ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड है वो कितना होता है, रूट टी होता है, और रूट कितना आर होता है। यानी किसी इंसिडेंट वेव का जो ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट के क्या होगा, इक्वल होता है। और ईच रिफ्लेक्शन, मतलब जितने भी रिफ्लेक्शन होंगे उस रिफ्लेक्शन में जो एम्पलीट्यूड होगा कितना हो जाएगा, रूट आर टाइम्स हो जाएगा। जहां जहां पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा, वहां पर जितने रिफ्लेक्शन होंगे उसमें क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, रूट 8 टाइम्स का मल्टीप्लाई होता जाएगा। इसी तरीके से ईच ट्रांसमिशन में एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट टी टाइम्स हो जाएगा। अब देखिए वो कैसे हो जाएगा, हम आगे देखते हैं, परेशान ना होना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पहले फिगर बनाते तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए हमारे पास क्या है कि दो कोई प्लेट्स हैं, प्लेट्स P1 P2 मैंने ले लिया यहां पर, ध्यान सुनना आप लोग। यहां पर ये P1 मैंने लिया, यहां पर P2 लिया, और यहां पर क्या है, ये नॉर्मल मैंने बना लिया, ठीक है ना। यहां से रे आई, यहां पर कोई सोर्स है, सोर्स से रे आई, ठीक। जब सोर्स से रे आई तो अब बताएं, ये थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, जब ये होगी तो क्या होगा, थोड़ा सा क्या कर जाएगा, बेंड हो जाएगा, एम राइट, बेंड होगा, और ये क्या करेगी, सीधे क्या कर जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, सीधे क्या करेगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। ये ट्रांसमिशन T1 हो जाएगा, और यहां से थोड़ी सी जो लाइट होगी वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट, देखिए यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर यहां से ऐसे आएगी, ठीक। तो यहां भी सीधे निकल लेगी, ये क्या हो जाएगा, आ जाएगी, ठीक है ना। ये T2 रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो ट्रांसमिशन, फिर से यहां रिफ्लेक्ट होगी। हम उधर के रिफ्लेक्शन को नहीं ले रहे हैं, ठीक। यहां पर भी हो जाएगी ऐसे, और यहाँ पे जो वहां जो मल्टीपल बीम बनाया था ना, बस वही है बेटा, बस, ठीक। तो ये T1 T2 T3 और T4, ठीक है ना। यहाँ पे मैं नेमिंग किया, इसे A1 नेम दिया, इसे क्या किया, B1 दिया, इसे A2 दिया, इसे B2 दिया, इसे A3 दिया, इसे B3 दिया, इसे A4 दिया, और इसे A5 दिया, सॉरी B4 दिया, ठीक। ऐसे ही ढेर सारी बनती चली जाएंगी, ऐसे और लेंगे तो और क्या हो जाएगा,
ये B5 हो जाएगा और T5, ठीक है ना, और ये A5 हो जाएगा, इस टाइप से मिलेंगी। और मैंने अभी आपसे बताया कि ये जो इसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, A है, इसकी एम्पलीट्यूड कितनी, ये है। तो इस इंसिडेंट इंटेंसिटी की T और R क्या, ये ट्रांसमिटेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है ना, ये ट्रांसमिटेड है और रिफ्लेक्टेड है। तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा कितना होगा, √T होगा, और रिफ्लेक्टेड का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो कितना, √R होगा। और ईच रिफ्लेक्शन में कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा, ईच ट्रांसमिशन में ये √T टाइम्स होता चला जाएगा, जितने ट्रांसमिशन होंगे उतने टाइम्स क्या होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक। और रिफ्लेक्शन में भी जितने रिफ्लेक्शन होंगे उसी में √R टाइम्स क्या होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब वो आगे देखना आप लोग मैं क्या कर रहा हूं, ठीक। तो यहां देखा, यहां देखिए A1B1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव की जो क्या होगी हमारी एम्पलीट्यूड होगी, यानी A1B1 की जो एम्पलीट्यूड होगी कितनी होगी बच्चों, √T होगी। मैंने एक बताया था ईच ट्रांसमिशन, यहां पर पॉइंट ए पर एक बार ट्रांसमिट हुई है, है कि नहीं, अभी यहीं पर तो ट्रांसमिट हुई है, तो √T हो जाएगा। अच्छा अब यहां से देखो, अब बताइए B1 T1 कोई बताएगा कितना होगा, एक बार यहां ट्रांसमिट हो रही, मेरा कर्सर देख रहे हैं ना आप लोग, एक बार यहां ट्रांसमिट हुई है, एक बार यहां, 2 बार ट्रांसमिट हुई है। तो मैंने बताया था जितने भी बार ट्रांसमिट होगी उतनी बार क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। और किसका पार्ट है, ये जो R इंसिडेंट उसका पार्ट है। तो B1 T1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, टोटल बताओ, √2 कितना, वो सॉरी √T कितना हो जाएगा, T हो जाएगा, TA हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात, यानी इसे हम क्या करेंगे, AT लिख देंगे। सिमिलरली बताओ B2 T2 कोई बताएगा कितना हो जाएगा, B2 T2 4 सर। नो, देखो ATR होगा, कैसे होगा, देखो यहां पर देखो, यहां पर देखना, एक रिफ्लेक्शन यहां पर हो रहा है ना, बोलो, यस सर। ठीक है ना, तो ATR हो जाएगा बच्चों। तो देखना, तो यहां से जब लाइट यहां से आई, अभी कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी, यहां से केवल एक बार रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं, यहां पर देखो, यहां पर A2 पर एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, तो देखो 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ ना, यहाँ पर एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ जब होगा √R होगा, जब यहाँ होगा तो √R हो जाएगा, 2 बार हुआ तो √R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक ट्रांसमिशन यहाँ हुआ था, एक ट्रांसमिशन हुआ रहा था, इन दोनों ट्रांसमिशन का T हो गया और A इसका हो गया। नहीं समझे मेरी बात, चलिए इसी तरीके से B3 T3 कितनी हो जाएगी, अपने से बताओ, ATR², सिंपल। देखो अब यहां ये करूंगा, तो ट्रांसमिशन कितनी बार हुई है बताओ, एक बार, मेरी पेन देखो, रिफ्लेक्शन कितनी बार हुई है, एक बार, 2 बार, 3 बार और कितनी बार, 4 बार। तो 4 बार मतलब क्या, √R √R 4 बार हुआ नहीं, 1 2 3 4, 4 बार हुआ ना, तो ये कितना हो जाएगा, R² ही तो होगा। और ट्रांसमिशन कितनी बार हुई, एक यहाँ हुई है, पेन मेरी देखो, एक यहाँ हुई है, एक यहाँ हुई है, यानी √T इंटू √T ना, कितना T, और एम्पलीट्यूड ये वाला, तो सबको कंबाइन करो, ATR²। आई थिंक समझ में आया होगा ना। तो बताइए इसी तरीके से आप लोग आगे बताओ,
आगे बताओ, P4T4 बताओ, ATR3 समझ गए होंगे आप लोग। और B5T5 कितना हो जाएगा बच्चों, ATR पावर 4 हो जाएगा। ये लाइनें बेंड नहीं करेंगी क्योंकि प्लेट से सीधे क्या हो जा रही हैं, ट्रांसमिट हो जा रही सीधे बिना बेंड किए, ठीक है ना। तो आगे देखना आप लोग, यहां तक हमने सबकी एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, यानी B1 T1, B2 T2, B3 T3, B4 T4, B5 T5 के हमने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर लिए। ठीक, चलिए आगे मैं देखता हूं। अब मैं आगे क्या करूंगा, अब सबका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखूंगा ना। द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव की इक्वेशन अगर लिखने के लिए कहे तो y विल बी इक्वल टू, यही तो हमेशा लिखे हैं ना वेव के फॉर्मेट में, y विल बी इक्वल टू a e की पावर आटा ओमेगा t, यही तो पढ़े हैं ना आप लोग ना। तो बताइए फर्स्ट ट्रांसमिटेड, बताइए फर्स्ट ट्रांसमिटेड वेव इक्वेशन, मतलब पहली जो ट्रांसमिट होगी कौन वाली, ये वाली, यहां वाली, यानी A1 B1 वाली लाइन। तो बताइए कितना हो जाएगा, Y1 कितना हो जाएगा, AT में एम्पलीट्यूड ए ही तो था, y विल बी इक्वल टू a e की पावर i ओमेगा t है ना, ये एम्पलीट्यूड था, हम पहला एम्पलीट्यूड कितना निकाले हैं, AT ही तो निकाले हैं, तो AT e की पावर कितना हो जाएगा, i ओमेगा t हो जाएगा ना। अभी भी इसमें फेज डिफरेंस क्या है, 0 है, क्योंकि अभी पहली ही लाइन आई, यहां से पहली लाइन आई, दो कॉन्सेक्यूटिव रे के बीच फेज डिफरेंस देखा जाता है, अभी तो एक ही आई ना। चलिए अब नेक्स्ट की बात करता हूं मैं। सेकेंड ट्रांसमिटेड वेव इक्वेशन कितना हो जाएगा बच्चों, अपने से बताओ आप लोग। y बराबर ATR, दूसरा एम्पलीट्यूड ATR था ना, e की पावर आटा ओमेगा t माइनस डेल, ये फेज आ गया डेल, पहली लाइन थी, पहले से दूसरे में कंपेयर करेंगे, माइनस डेल का क्या आ जाएगा, फेज आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। बताइए थर्ड, बताइए थर्ड ट्रांसमिटेड वेव इक्वेशन क्या हो जाएगा, y3 बताओ भैया, ATR स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर आटा ओमेगा t माइनस कितना हो जाएगा, 2 डेल होगा ना, फेज डिफरेंस बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से बताइए फोर्थ, बताइए फोर्थ ट्रांसमिटेड वेव इक्वेशन बताया कितना हो जाएगा, y4 कितना आएगा, ATR3, और क्या हो जाएगा, e की पावर आटा ओमेगा t, अब माइनस क्या हो जाएगा, 3 डेल हो जाएगा। समझ गया ना मेरी बात। यस सर। यहाँ पे मैं जो आटा है मैं बाहर कर देता हूँ, आटा बाहर रहता है ना, ऐसा, ठीक ना, ऐसा होता जाएगा। इसी तरीके से आप बताओ, ऐसे ऐसे हम क्या करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे ना। आप सबका मैं क्या करता हूँ, सुपर पोजिशन करता हूँ ना, आफ्टर सुपर पोजिशन
y विल बी इक्वल टू सभी एम्पलीट्यूड को मैं क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्लस डॉट डॉट, समझ गया ना। तो आई विल बी इक्वल टू, चलो बताओ, ए टी ई की पावर आइटा ओमेगा टी प्लस ए टी आर ई की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस डेल प्लस ए टी आर स्क्वायर ई की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस 2 डेल, समझ गए ना बच्चों। प्लस डॉट डॉट, आगे के टर्म नहीं लिखता हूं, काफी लंबा हो जाएगा। अब इसमें बताइए कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन क्या हो जाएगा, सब में ई की पावर आइटा ओमेगा टी कॉमन है क्या, बोलो क्या हो जाएगा। यस यहाँ पे ए टी हो जाएगा प्लस ए टी आर, इसमें मल्टीप्लाई करो, ई की पावर कितना आएगा, माइनस आइटा डेल आएगा ना, प्लस ए टी आर स्क्वायर, ई की पावर कितना आएगा, ई की पावर माइनस 2 आइटा डेल आएगा, प्लस ए टी आर क्यूब ई की पावर माइनस 3 आइटा डेल आएगा, प्लस डॉट डॉट, बाहर क्या हो गया पता है कि ई की पावर क्या हो जाएगा, आइटा ओमेगा टी, कॉमन ले लिया। अब ये पूरा क्या बच्चों, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ए है, क्योंकि इक्वेशन तो यही होता ना, ए ई की पावर आइटा ओमेगा टी, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। एनी प्रॉब्लम किसी को, देखो कुछ किया नहीं मैंने, ई पावर आइटा ओमेगा टी मैंने कॉमन ले लिया, समझ गए मेरी बात। तो आगे चलिए, अब हम क्या करते, केवल एम्पलीट्यूड लिखते हैं, एम्पलीट्यूड ए विल बी इक्वल टू, बताओ ए टी मैंने लिखा प्लस ए टी आर ई की पावर माइनस आइटा डेल प्लस ए टी आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आइटा 2 डेल प्लस ए टी आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आइटा 3 डेल प्लस डॉट डॉट, ऐसे चलता रहेगा, एम राइट। अब इन सब में क्या कॉमन है बच्चों, ए टी कॉमन है क्या, 1 प्लस अब क्या कॉमन है बोलो, 1 प्लस, सर, हाँ सर ये थर्ड टर्म में आर स्क्वायर होगा ना, थर्ड टर्म में, हाँ स्क्वायर होगा, ये क्यूब होगा, सही है, ठीक है ना, अब सही है ना, हाँ पीछे सही है ना, जी सर पीछे सही है। ठीक। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा बताइए बच्चों, आर ई की पावर माइनस आइटा डेल प्लस आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आइटा 2 डेल प्लस आर क्यूब ई की पावर माइनस आइटा 3 डेल प्लस डॉट डॉट। ये बताइए ये किसमें है, दे आर इन जीपी, हाँ क्या है ये किसमें है, जीपी में है क्या, जब जीपी में होता है, जीपी का फार्मूला आप जानते हैं, इनफाइनाइट टर्म का हो तो a बाई 1 माइनस आर होता है क्या ना। तो यहाँ बताइए a विल बी इक्वल टू 80 मैंने लिखा, फर्स्ट टर्म कितना है, a क्या है फर्स्ट टर्म यहाँ 1 है बाई 1 माइनस, कॉमन रेशियो बताओ, डिवाइड करो, इन दोनों में से डिवाइड करो, हाँ आर ई की पावर माइनस आइटा डेल, यही तो आएगा ना, इतना समझ रहे हैं ना आप लोग, हाँ आप लोग समझ रहे हैं मुझे पता है, ठीक, ये बात हो गई। आगे चलता हूं, ये हमको ए मिल गया। अच्छा अब बताइए एम्पलीट्यूड हो गया, तो अगर मैं इसका स्टार निकाल लू, ए हो गया, अब बताओ ए स्टार में निकाल लू, ए स्टार मतलब क्या, कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट,
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना होगा बेटा, ए स्टार हो जाएगा बराबर 80 ब्रैकेट में 1/1 माइनस आर ई की पावर प्लस आयटा डेल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। अब बताओ, आपको पता है वी नो दैट इंटेंसिटी डाटी प्रबोध ये स्क्वायर, तो आई को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, बताइए। कांस्टेंट के लिख लो, लिखना चाह रहे हो कोई दिक्कत नहीं, तो इसे ए स्टार में लिख सकता हूं। ए स्टार लिखो, नहीं तो ऐसे आप लोग जानते हैं ना, ये क्या कहते हैं बार, या स्टार लिखो कोई दिक्कत नहीं, स्टार मतलब कॉन्जुगेट, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे, के लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है ना, के कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी अभी हटाओगे तो हट जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है, 1/1 माइनस आर ई की पावर माइनस आयटा डेल, यही तो आई है ना, और इसका कॉन्जुगेट 1/1 माइनस आर ई की पावर प्लस आयटा डेल, यही तो आया है। चलिए इसे सॉल्व करते, और हाँ एक बात और है, एक बात और, इसमें क्या था कि मल्टीप्लाई था, 80 का मल्टीप्लाई था ना, यस सर। जब 80 का मल्टीप्लाई था तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, क्योंकि एक इसका हो जाएगा एक इसका, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करें आप लोग, चलिए हम ही लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हम इसे लिख दें 1/, नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 1 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 1 का इसमें करो, 1 माइनस आर ई की पावर माइनस आयटा डेल, इसका हो गया। अब इसका करो, माइनस आर ई की पावर आयटा डेल, अब इसका इसमें करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और ई की पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही लिखा क्या, सही लिख दिया ना, यस सर। हाँ तो आगे चलो, आगे हम लोग देखते हैं। तो यहां देखना आप लोग, आई विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस, दोनों में आर कॉमन है, आर कॉमन ले लो, ई की पावर आयटा डेल प्लस कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस आयटा डेल हो जाएगा, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, प्लस कितना है आर स्क्वायर, ठीक। तो आयटा विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 1 माइनस आर ई की पावर आयटा डेल, अब प्लस कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस आयटा डेल, और प्लस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा आप लोग ये बताओ, अब इसकी वैल्यू आपको पता है, ई की पावर आयटा डेल प्लस ई की पावर माइनस आयटा डेल विल बी इक्वल टू 2 कॉस डेल, होता है क्या, हाँ होता है ना। तो हम लोग इसकी जगह रखेंगे हम लोग, तो देखिए आई विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, बोलो, ये पहले इसको इसके साथ लिखता हूं, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर कॉस डेल, इतना लिख सकता हूं, ठीक। चलिए आगे देखता हूं, तो जो आई की वैल्यू आई बच्चों हमारी ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर कॉस डेल, ठीक, कॉस डेल। अच्छा अब कॉस डेल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डेल बाई 2 लिख सकता हूं,
ऑब्वियसली लिख सकता हूं। तो चलिए आई विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई कितना लिख दूं 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डेल बाई 2। ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉपर तरीके से। आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस माइनस प्लस 4r साइन स्क्वायर डेल बाई 2। ओके ना। अब इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं पता है, देखना आई विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई क्या लिख सकता हूं 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r साइन स्क्वायर डेल बाई 2। एम राइट। ये हमारी इंटेंसिटी मिल जाएगी। अब मैं क्या करता हूं 1 बाई माइनस 1 बाई आर का होल स्क्वायर मैं नीचे कॉमन ले लेता हूं। ओके बच्चों, इसे मैं कॉमन ले लेता हूं। चलो आगे देखता हूं मैं इसे। चलो आई विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। मैंने इसे क्या लिख दिया 1 बाई 1 प्लस 4r बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और क्या लिख दिया साइन स्क्वायर डेल बाई 2। नहीं समझे मेरी बात। जब ये कॉमन ले लिया यहां से, इस टर्म से मैं कॉमन लिया तो यहां डिवाइड होगा ना। तो देखो आई विल बी इक्वल टू मैंने क्या लिखा, अब ध्यान सुनना आप लोग। देखो ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल बाई 2। ये मुझे मिल गया, ये मुझे टर्म मिल गया। इसकी जगह मैंने क्या किया, ये मुझे मिल गया, इंटेंसिटी मिल गई। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा एक बात और बच्चों, यहाँ ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू को मैंने क्या लेट किया, एफ लेट किया, वही यहाँ मैं रखा हूं, यहाँ पुट किया एफ की वैल्यू। देख रहे हैं ना आप लोग, एफ की वैल्यू। तो यहाँ एफ की वैल्यू जो हमने लिखा वो क्या है 4r बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। एक कोफिशिएंट ऑफ फिटनेस है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ फिटनेस या कोफिशिएंट ऑफ शार्पनेस। ठीक, आगे पेज में लिख देता हूं, वेयर एफ विल बी इक्वल टू 4r बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर is called coefficient of fitness or coefficient of sharpness। तो ये चीज है, मतलब ये शार्पनेस को बताएगा, यानी इस पर डिपेंड करेगा जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कितना शार्प होगा कितना शार्प नहीं होगा। ओके, यहां तक की वैल्यू हमारी मिल गई। ठीक बच्चों, चलो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इसी को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं जो पिछले लेक्चर पढ़ा था। तो ये मैंने निकाला था ना, एक बार और देख लो आप लोग। ए स्क्वायर टी स्क्वायर आप लोग कर चुके, नोट न करना। 1 माइनस आर का होल स्क्वायर 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल बाई 2 ना। तो एफ क्या था बच्चों बताइए, कोफिशिएंट ऑफ फिटनेस था। कोफिशिएंट ऑफ एफ क्या था बताओ,
कोफिशिएंट ऑफ फिटनेस था, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, शार्पनेस बोलते थे। तो हमको क्या चाहिए कि मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, यानी मैक्सिमम कंडीशन चाहिए। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम दोनों की चाहिए। कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, अभी आपको मैंने बताया। तो इसके कंडीशन के लिए यानी आई मैक्स कब होगा, आई मैक्स एट साइन स्क्वायर डेल बाई टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये 0 कब होगा, डेल बाई टू विल बी इक्वल टू एन पाई, तो डेल विल बी इक्वल टू 2n पाई, यानी n की वैल्यू 0 1 2 3 डॉट डॉट इतनी वैल्यूज आप पुट करोगे यहाँ पर, तो ये इसकी जो साइन स्क्वायर की वैल्यू सबकी क्या होती जाएगी, 0 होती जाएगी। अब यहाँ पर हमने पुट कर दिया। आई मैक्स कब होगा बच्चों, कब, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल बाई 2 दैट्स इक्वल टू 0। तो आई मैक्स कितना आया हमारा, बोलिए, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी आई। समझ में है ना। तो अब देखिए कंडीशन फॉर मिनिमम, कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। तो बताइए आई मिनिमम कब होगा बच्चों, एट साइन स्क्वायर डेल बाई टू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो बताइए, तो उसके लिए फेज कितना आएगा, फेज कैसे बदलू, यानी बताइए साइन स्क्वायर डेल बाई टू 1 कब आएगा, जब डेल बाई टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा। तो ये कट जाएगा, डेल विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1, यानी आप n की वैल्यू आप क्या करते जाइए, 0 1 2 3 डॉट डॉट इतनी वैल्यू ले लीजिए। इन सब वैल्यू पर क्या होता जाएगा, वो साइन की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 आएगी। ओके बच्चों, यहां मैं पाई भूल गया, पाई, ठीक, कितनी आएगी, 1 आएगी। और मैंने ये भी बताया था कि 2n माइनस 1 भी ले सकते हो, तो ये तब n की जो वैल्यू है 0 से नहीं स्टार्ट करोगे, 1 2 3 से स्टार्ट करोगे, आएगी सेम वैल्यू, रख के चेक कर सकते हो। 0 रखो, सॉरी 1 रखो तो कितनी आएगी, पाई आएगी। यहाँ 0 रखोगे तब क्या आएगी, पाई आएगी। 1 रखोगे 3 पाई, यहाँ क्या कहते हैं कि 2 रखने पर क्या आएगी, 3 पाई आएगी। कंडीशन वही है, सेम। बशर्ते मैंने ये बताया कि ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो चीजें कैसे मिल सकती है। एक बार मुझे मैक्सिमम मिल चुका है तो मिनिमम क्यों मिलेगा, तो ये कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट भी तो अलग है ना। तो चलिए अब रख दीजिए। तो आई विल बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर 1 प्लस ये एफ साइन स्क्वायर डेल बाई 2, इसकी वैल्यू मैंने कह दिया 1 है। तो आई जो मिनिमम आई हमारी, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर 1 प्लस एफ, और एफ की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फिटनेस सब जानते हैं 4r बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो आई मिनिमम जो हमारा आएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर 1 प्लस 4r बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो आई मिनिमम बताओ बच्चों कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये नीचे ही रहेगा। मैंने इसमें क्या किया, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर कर दिया प्लस 4r किया,
ठीक, डिवाइड बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, मैंने ये कट कर दिया। अब कितनी बात बची हमारे पास, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई कितना, ब्रैकेट के अंदर बचा 1 माइनस होल स्क्वायर, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r, इसे आप खोल दो तो आई मिनिमम कितना आया, ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 प्लस आर का स्क्वायर माइनस 2r प्लस 4r, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई, इसमें से इसको कम कर दीजिए, प्लस r प्लस 2r, ये बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, ये क्या आ गई, मिनिमम इंटेंसिटी आ गई। मैक्सिमम मिनिमम में क्या है, यहाँ माइनस था और इसमें यहाँ क्या है, प्लस है। ठीक, तो यहां तक की बात मैंने कर चुका था। तो आइए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें करते क्या हम लोग, हमको आई बाई आई मैक्सिमम और आई मिनिमम चाहिए, इन दोनों का हमको क्या चाहिए बच्चों, रेशियो चाहिए। ठीक ना, हमको आई बाई क्या चाहिए, आई मिनिमम चाहिए। क्या चाहिए, आई बाई आई मिनिमम। तो देखिए इधर आप लोगों को पता है हमारे पास जो आई है वो कितना है, आई विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई कितना है बच्चों, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल बाई 2, एम राइट। और आई मैक्स जो हमारा आया है वो कितना हो जाएगा, अच्छा जाने दो। तो अब देखना मैं क्या करूं, आई विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूं, दिस इज व्हाट, दिस इज आई मैक्स, रख दूं क्या है यहाँ पर, आई है, ये आई मैक्स है, देख सकते हो। तो आई मैक्स बाई मैं लिख दूं इसे 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल बाई 2, एम राइट, इतना काम कर सकता हूं इसके लिए। अच्छा, तो अब आई बाई आई मैक्स कितना आएगा, 1 बाई 1 प्लस 4r बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल बाई 2, ये आई बाई आई मैक्स हो गया, आई बाई आई मैक्स हो गया। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग इसकी क्या करते हैं, शार्पनेस निकालते हैं। ये क्या है, दिस इज इंटेंसिटी एक्सप्रेशन फॉर द फेब्री पीरियड इंटरफेरोमीटर। ठीक, ये जो हमने क्या किया, इंटेंसिटी किसके निकाले हम, फेब्री पीरियड इंटरफेरोमीटर की। ठीक, चलिए हम क्या करते हैं, शार्पनेस ऑफ द फ्रिंजेस देखते हैं, शार्पनेस ऑफ द फ्रिंजेस। ठीक है ना, यहां तक हो गया, आगे देखिए सर वो आई अपॉन आई मैक्स निकाले थे। हाँ हाँ हाँ, सर उसमें जो आप ये किए हैं, मतलब आई अपॉन आई मैक्स, तो ये 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल बाई 2 इस साइड जाएगा ना। अच्छा ये, हाँ सर। नहीं बेटा, उठा के यही नीचे कर दिया ना, ये चीज ये उठा के नीचे कर दिया बस। अच्छा हाँ सर, हाँ सही है, समझ गए। सही है ना, बस यही उठा ला बस, हाँ सर आ गया। इसके घर से बस हो गया। ठीक, बात समझ आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, देख लो। नहीं सर आ गया। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए, शार्पनेस ऑफ द फ्रिंजेज, शार्पनेस ऑफ द फ्रिंजेज। ठीक, तो अब देखिए, यहां देखिए
if the graph plotted between I and del इंटेंसिटी और फेज में, ठीक है ना, फॉर द different value of R, then a set of curve are obtained. अगर मैं आई और डेल के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करूं, आर के डिफरेंट, आर क्या, आर व्हाट इज आर, आर इज द रिफ्लेक्टिविटी के लिए डिफरेंट वैल्यू के लिए अगर इनके बीच ग्राफ मैं प्लॉट करूं तो देन अ सेट ऑफ कर्व और ऑब्टेन्ड, यानी कर्व का एक सेट ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है ना। तो आगे देखिए मैं क्या करता हूं, फॉर द लार्जर वैल्यू ऑफ R, the intensity suddenly मतलब अब्रप्ट मतलब अचानक, ठीक है ना। Suddenly falls on both side of मैक्सिमा। अभी देखिए ये सारी बात मैं बताऊंगा, मैक्सिमा, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर, हायर द reflectivity or reflective of the plate, higher the reflectivity of the plate, जितनी ज्यादा क्या हो रिफ्लेक्टिव होगा, the sharpness comma brighter fringes pattern is obtained। अगर प्लेट क्या होगा, ज्यादा रिफ्लेक्टिव होगा तो कर्व की जो शार्पनेस होगा यानी ब्राइटर होगा, वो जो फ्रिंज पैटर्न होगा ऑब्टेन्ड होगा, यानी ब्राइटर शार्पर, या क्या कहते हैं कि ये फ्रिंज क्या होगा, फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन्ड होगा, मतलब बहुत वो शार्प होगा, बहुत ब्राइट होगा, ठीक है ना, जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी बहुत हाई होगी। तो वो हम लोग प्लॉट करके देखते हैं। तो देखना, अगर मैं यहां ग्राफ प्लॉट कर दूं, यहां पर देखना, ये हमारे पास क्या है, इसके बीच हमारे, मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, ये हमारा इंटेंसिटी है और ये हमारा क्या है, डेल है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ आई मैक्स है, मैक्सिमम यहां तक हो सकता है, आई मैक्स है हमारा, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर ये मैंने मान लिया, यहां पर मैंने मान लिया जो फेज है हमारा वो कितना है, 2n पाई है, और यहां पर मैंने मान लिया 2n पाई है, 2n + 1 × पाई। ओके बच्चों, देखिए तो मैंने बताया ना, आर की अलग अलग वैल्यू के लिए मैं इसे बनाऊंगा। आगे हो सकता है और भी ले सकते हैं पूरा, ठीक है ना।
तो ये देखिए ये R1 के लिए है। अब R2 के लिए मैं क्या करूं, देखो ये R2 के लिए है, मैं इधर लिखता हूं, ये R1 है, ये R2 के लिए है। तो R3 के लिए देखता हूं, ये R3 के लिए है, और इसी के लिए मैं R4 के लिए देखता हूं। R4 यानी जो यहां पर R1 इज लेस देन R2 इज लेस देन R3, मतलब सब एक दूसरे से बड़ा है, यानी सबसे क्या है, R1 लेस है, R2 ग्रेटर है, R3 ग्रेटर है, R4 ग्रेटर है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा ये है। तो आपने देखा बच्चों, आप यहां देखना, ठीक है ना, बहुत खास बात है। तो यहां हमने देखा, देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम है, देखिए कितना हाई है, ये मैक्सिमम। देखो यहां से ये क्या है, ये जो कर्व हो, जो कर्व ऐसे शो करता है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और शार्पर मतलब क्या है, ये देखिए, अगर मैं इसे बना कह दूं कि ये कम शार्पर है, अगर मैं कह दूं ये कर्व की जो विड्थ होती जाएगी कम पतली होती जाएगी, वो मोर शार्पर हो जाएगा, यानी बहुत अच्छा ब्राइट दिखेगा। अगर मैं ये कहूं, ये क्या हो जाएगा, ये और अच्छा शार्पर होगा, ये और अच्छा दिखेगा, और अच्छा ब्राइट स्पॉट दिखेगा, ठीक है ना। ये कम शार्पर, ज्यादा शार्पर और शार्पर, लेकिन है ब्राइट, लेकिन कम अच्छा ब्राइट है और ज्यादा अच्छा सबसे अच्छा, ठीक है ना। तो हमने इसमें कहानी में बताया क्या, देखिए ये देखिए यहाँ क्या है, ब्राइट है, ब्राइट के दोनों और जैसे ही हम आर को बढ़ाते जाते हैं, अब्रप्ट क्या है, फॉल कर जाती है इंटेंसिटी। देखिए ये मैक्सिमा है, ये क्या है, ये मैक्सिमा है, यानी ये हमारा मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा की कंडीशन है, यहाँ मैक्सिमा। तो मैक्सिमा के दोनों साइड में देखो, मैक्सिमा के दोनों साइड में जो इंटेंसिटी है कि कितनी तेजी से क्या करती है, फॉल करती है। देखो फॉल कर रही है कि नहीं, फॉल कर जा रही है। यहां भी देखो कब फॉल कर रही, जब रिफ्लेक्टिविटी क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो यही कहा गया कि मैक्सिमा के दोनों साइड में क्या हो जाएगा, आर बढ़ने पर बहुत तेजी से बढ़ता है, यानी इसके बढ़ने से उसकी शार्पनेस बढ़ जाती है, ब्राइटर बढ़ जाती है। शार्पनेस मतलब क्या, इसकी मैक्सिमम की हाइट ज्यादा दिखने लगती है और इसकी विड्थ पतली हो जाती है। ओके बच्चों ना, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। चलो हम आगे ले चलते हैं आप लोगों को। हो गया ना बच्चों, समझ में आना यहां तक ग्राफ। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में, अभी खत्म नहीं हुआ ये, हाफ फ्रिंज विड्थ। क्या पढ़ेंगे हम लोग, हाफ फ्रिंज विड्थ, हाफ फ्रिंज विड्थ, हाफ फ्रिंज विड्थ, हाफ फ्रिंज विड्थ पढ़ेंगे। तो देखिए द width of the fringe at point, the width of the fringe at point where the intensity has fallen to half of its maximum intensity,
तो समझ गया ना, द विड्थ ऑफ द फ्रिंज एट पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी हैज फॉलन टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी इज नोन एज हाफ फ्रिंज विड्थ। मतलब वो विड्थ, वो पॉइंट जहां पर जो इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी की हाफ हो जाए, हाफ फॉल कर जाए, तो उस विड्थ को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? हाफ फ्रिंज विड्थ कहेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे फॉल करता है। तो पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैं यहां पर देखो, यहां पर ऐसे ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक, मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये है। ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक ना। ये हमारी जो ग्राफ है वो क्या है? आई की है इंटेंसिटी की, और इधर डेल की है, ठीक। और यहां पर हमारा क्या है? आई मैक्स है, आई मैक्स है। कह रहा है वो विड्थ है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? हाफ फ्रिंज विड्थ। हाफ भी फ्रिंज हो जाएगी कब? जब इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? पहले की क्या हो जाएगी? मैक्सिमम की कितनी हो जाए? हाफ हो जाए। नहीं समझे? वो विड्थ, मतलब ये सब विड्थ है ना, ये विड्थ है सब, वो विड्थ है। तो हमको इस विड्थ में चले आना है, वहां तक चलना है जहां पर इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम की क्या हो जाएगी? हाफ हो जाए। उसी विड्थ को हम क्या बोलते हैं? बोलिए, हाफ फ्रिंज विड्थ। तो ये जो पोजीशन होगी, यहाँ पर इंटेंसिटी इसकी क्या, यहाँ पे मैक्सिमम थी, यहाँ पे हाफ हो गई, तो इस यहाँ की विड्थ को हम क्या बोलेंगे? हाफ फ्रिंज विड्थ कहेंगे। ओके बच्चों, हाफ फ्रिंज विड्थ कहेंगे। तो बात समझ में ना? तो यहाँ इतनी विड्थ क्या होगी? हाफ फ्रिंज विड्थ होगी। चलिए अब देखना आगे। चलिए कुछ कंडीशंस लिख देते हैं हम लोग। we know that I बराबर कह रहा है कि फॉर हाफ फ्रिंज विड्थ के लिए क्या कह रहा है? फॉर हाफ फ्रिंज विड्थ आई कितना है? आई मैक्स बाय कितना? 2। आई मैक्स बाय 2। तो आई बाई आई मैक्स, आई बाई आई मैक्स, मैंने ये क्यों निकाला था फॉर्मूला, आपको पता चल गया होगा। तो आल्सो यू नो दैट, आल्सो वी नो दैट आई बाई आई मैक्स मैं क्यों निकाला था, अब आपको पता चल गया होगा क्योंकि इसकी हमको जरूरत थी। 4r बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर डेल बाई 2। एम राइट? यही निकाला था, यही मैंने लिखा था, ठीक। अब इसकी वैल्यू मैं रखूंगा, कितनी है? आई मैक्स बाई हाफ है, यहां से इसकी वैल्यू निकालो। आई बाई आई मैक्स कितनी हो जाएगी? सॉरी यहां लिखा हूं, तो चलो रख देता हूं मैं यहां पर, इसकी वैल्यू हमको ये पता है, यहां रख देता हूं। तो आई बताइए, सॉरी 1 बाई 2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 1 बाई 1 प्लस 4r बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल बाई 2। ओके ना? तो अब देखिए, अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो क्या करूंगा? 4r बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल बाई 2 विल बी इक्वल टू, अगर मैं 1 कर दूं
1 कर दूं तो क्या हो जाए बताइए, साइन स्क्वायर डेल बाई 2 कितनी आ जाएगी, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर बाई कितना 4r। ये जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा, कर लोगे कि नहीं ये, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा। तो देखिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 4r। तो यहां से अगर मैं डेल निकालना चाहूं, डेल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर, पहले तो ये भी चला जाएगा, पहले दोनों तरफ का स्क्वायर हटा देता हूं, स्क्वायर हटा दो तो कितना आएगा, साइन डेल बाई 2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस आर बाई 2 रूट आर। ये सही लिखा क्या मैं ना, तो अच्छा आगे देखो, साइन स्क्वायर साइन डेल बाई 2 कितना आ गया, 1 माइनस आर बाई 2 रूट आर। तो डेल बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस आर बाई कितना हो जाएगा 2 रूट में आर। तो डेल विल बी इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 1 माइनस आर बाई 2 रूट में आर। एक कंडीशन हमको मिल गई, फेज की कंडीशन मिल गई। यहां से आर की वैल्यू रख के आप क्या कर सकते हैं, केसेस बना सकते हैं आप लोग। ओके बच्चों, सर पिछला पेज दिखा दीजिए। सर इससे पहले वाला भी। सर हो गया ना, तो आगे देखना। तो यहां से कंडीशन बना सकते हैं, यहां से केस कर सकते हैं आप लोग। अगर इफ मैं क्या करूं, आर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, डेल 0 हो जाएगा। अगर आर 1 हो गया, आर देखो आर अगर 1 हो जाए, 1 रखो यहाँ पर, तो यहाँ पे रखोगे तो 1 कितना हो जाए, डेल 2 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 2 रूट आर। तो ये सब कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो आप बताएं, तो डेल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इट इज क्लियर that the value of del at half width decreases with increasing in the value r। तो बताइए अगर r की वैल्यू 1 हो जाए तो डेल की वैल्यू कितनी हो जाए 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि वैल्यू अब जो डेल है एट हाफ विड्थ डिक्रीज कर जाएगा विथ इंक्रीजिंग बाय r। अगर r हम इंक्रीज करेंगे तो क्या कर जाएगा, डेल इंक्रीज कर जाएगा। अगर ना देखे हो तो याद है आपको, याद है कि नहीं, ये देखो ऐसे मैंने बना था, ऐसे बना था। पहले r के लिए इतना था, r बढ़ाया, r बढ़ा तो देखिए r बढ़ाया, r बढ़ाने से ये होता जा रहा है ना। पहले आपको क्या करता था, अब इसको आप इसके रिस्पेक्ट में देखो और बढ़ाओ देखो ऐसे बनता जाएगा। ऐसे तो मैंने बनाया था ना। तो बताइए, मान लेते हो कि ये R1 है, सॉरी ये R2 है और ये क्या है R3 है। R2 के लिए जो ग्राफ था हमारा वो ऐसे था और R3 के लिए कैसे था हमारा, ऐसे था, ऐसे था ना। ये R2 है, ये R3 है।
तो मतलब मैंने आर को बढ़ाया, ये आर को बढ़ाया, इसकी विड्थ ज्यादा है ना यहाँ पर, और इसकी विड्थ क्या हो गई, कम हो गई कि नहीं, देखो कम हो गई ना, यानी आर के बढ़ने से, यहां देखिए इसका मतलब आर 1 है तो डेल 0 हो गया भाई, आर की वैल्यू और ज्यादा करोगे तो नेगेटिव में आने लगेगी। इसका मतलब ये है कि जब आर बढ़ाएंगे उसकी हाफ विड्थ जो होगी वो क्या कर जाएगी, कम होती जाएगी। वो क्लियरली आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे आप लोग। ओके बच्चों, अच्छा इसी तरीके से आप और भी केसेस ले सकते हैं। इफ आर विल बी इक्वल टू 0.90 कर दिया जाए तो देन जो डेल की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, 0.211 रेडियन आएगी। समझ गए ना, क्या आएगी, इतनी आएगी। ठीक, अच्छा तो एक नोट पॉइंट हम लिखते हैं, नोट पॉइंट, ये बहुत खास बात है। ठीक, बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं करूंगा। The fringes obtained with a Fabry period interferometer are comparatively much sharper than the much sharper than those obtained with Michelson interferometer। तो आपने देखा, यानी फेब्री पीरियड इंटरफेरोमीटर से जो हमारा क्या होगा, इंटरफेरेंस फ्रिंज होगा वो क्या होगा, ज्यादा शार्प आएगा कंपेयर टू द फ्रिंज ऑब्टेन्ड विद द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। यानी अगर मैं इसका डार्क बैकग्राउंड में ब्राइट रिंग्स बनाऊं तो देखना, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ये चीज जानते रहो, ये किधर बनाता हूं, देखो ये हमारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये क्या है, फेब्री पीरियड इंटरफेरोमीटर। तो ये देखो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जो होगा वो कुछ ऐसे रहेगा, मतलब कि कम शार्पनेस है, मतलब इसका जो चटकपन है कम दिखेगा, वो धुंधला टाइप का दिखेगा, और ये ज्यादा अच्छा दिखेगा, शार्पर।
फेब्री पीरियड इंटरफेरोमीटर में। ओके, और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आपने माइकलसन इंटरफेरोमीटर के लिए आपने देखा था इंटेंसिटी, हाफ इंटेंसिटी में रिलेशन जो देखा था आपने, ये देखा था I विल बी इक्वल टू I मैक्स, और क्या था, cos स्क्वायर डेल बाई 2 आया था। और देखिए एट हाफ विड्थ पे कितनी हो जाएगी, हाफ विड्थ में इसकी जो इंटेंसिटी हो जाएगी I बाई कितना हो जाएगा, I मैक्स हो जाएगा, ठीक है ना, और विल बी इक्वल टू 1/2 cos स्क्वायर डेल बाई 2। इसकी वैल्यू कितनी है, रख दो, ये कट जाएगा, यानी जो डेल की वैल्यू आएगी 1.57 क्या आएगी, रेडियन आएगी। मतलब ये इंडिकेट करता है कि जो फेब्री पीरियड इंटरफेरोमीटर होगा उसकी जो फ्रिंजेज होगी वो ज्यादा शार्प होगी, और क्या माइकलसन इंटरफेरोमीटर की जो फ्रिंजेज होगी वो कम शार्प होगी। ओके बच्चों, ये चीज याद रखना आप लोग, एक एक चीज ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ओके